नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। जैसे आपको पता है कि हम हिंदी मीडियम के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जिसका हम सॉल्यूशन धीरे-धीरे अपलोड कर रहे हैं, तो आज हम यहाँ पे हिंदी मीडियम का जो क्वेश्चन पेपर है, मैथ्स 2 का क्वेश्चन सेट 3 है, उसका सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए, तो आपको हमारा गूगल प्ले स्टोर से क्वेश्चन बैंक नाम का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप में आपको हिंदी मीडियम के 2-2 सेट क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं और जल्द ही आपको और भी सेट्स इसके मिल जाएँगे। तो वहाँ पे आपको ये जो तीसरा सेट है ज्योमेट्री का या तो मैथ पार्ट 2 का, ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस वीडियो में पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन करके देना और सॉल्व करना आपको ही रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे कुछ सूचना दी रहती है। सूचना मैंने कई बार आपको बता दिया है, इस सूचनाओं को आप ध्यान में रखिएगा। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रश्न क्रमांक 1 और प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके लिखिए। यहाँ पे देखिए पहला सवाल, दो त्रिभुज है, जैसे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में किसी की एकेकी संगति से ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन पी आर, सी ए अपॉन पी क्यू हो तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य होंगे। मतलब यहाँ पे देखिए ए बी पहले लिया है, तो आपको ऐसे ले लेना है ए बी और ए बी, उसके बाद क्या लिया है सी। तो हमें ए बी के नीचे क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। तो क्या है यहाँ पे आएगा, क्यू आएगा, क्यू आर। और सी के नीचे क्या आया है, यहाँ पे देखिए सी के नीचे क्यू आर ए बी और सी के नीचे क्या आएगा, पी आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी। तो यहाँ पे देखेंगे और दोनों ट्रायंगल कहाँ पे है, दिख रहा है कि नहीं आपको, ए बी सी या तो क्यू पी आर, ए बी सी पी क्यू पी आर कहीं दिख रहा है, क्यू पी आर ए बी सी क्यू पी आर नहीं है, ये नहीं है। दूसरा लेते हैं, अगर हमने बी सी से लिया तो क्या लेते हैं हम, समझिए यहाँ पे दो ट्रायंगल दिया उसके हिसाब से लेंगे तो और बेटर समझे, पी क्यू आर लेना है। ओके, तो पी क्यू आर लेना, तो पी क्यू आर लेते हैं यहाँ से हम, पी क्यू आर। अगर पी क्यू आर यहाँ पे लिए तो इस साइड में क्या होगा, सी ए बी, सी ए बी है क्या कहीं भी, देखिए पी क्यू आर सी ए बी है क्या, ये देखिए यहाँ पे है पी क्यू आर सी ए बी। यहाँ पे अगर हमने पी क्यू आर लिया तो यह हमारा जो एक की संगत है यह सिद्ध हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए तो नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो रहा है, क्योंकि हमने पी क्यू आर ले रहे तो सी ए बी आ रहा है। इस संगत से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यह ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही रहेगा, बी सही रहेगा। आज इसको ही चेक करना, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे सी बी ए दिया है, सी बी ए मतलब सी बी ए मतलब आर पी, इस तरह लेना पड़ेगा। तो आर पी से तो यहाँ तो कहीं स्टार्ट नहीं है, तो मतलब ये नहीं जमने वाला है। दूसरा बी सी ए मतलब पी आर क्यू है क्या, बी सी ए पी आर क्यू या पी क्यू आर है, ये भी नहीं जम रहा है। ऐसे में आपको कि एक एक संगत कैसी होती है वो भी मैं आपको समझा। जैसे दो ट्रायंगल लेना है, जैसे ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं पी क्यू आर। एक एक संगत में जैसे मैंने ए को किसके हमें लेना है, पी के साथ लेना है, बी को हमको किसको क्यू के साथ लेना है और सी को किसके आर के साथ लेना है। तो ट्रायंगल का नाम ऐसे ही बनना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे ए बी सी लिया तो पी क्यू आर लेना पड़ेगा, अगर ए सी बी लिया तो पी आर क्यू लेना पड़ेगा, और यहाँ से बी ए सी लिया तो यहाँ से क्यू पी आर लेना पड़ेगा। ये ध्यान देना है कि बी किसके साथ होना चाहिए, क्यू के जगह पे क्यू के, और ए किसके साथ में, पी के, और आर किसके साथ में, सी के साथ में। इसे एक एक संगत कहते हैं। अब चलते अगला क्वेश्चन, तो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस का त्रिक है। पाइथागोरस का त्रिक मैंने कई बार आपको बता दिया। पाइथागोरस की इसमें जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है उसका, हाँ, उसका सबसे बड़ी भुजा रहता है उसका वर्ग निकालते हैं, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल करते हैं। तो अगर बराबर आता है तो पाइथागोरस का त्रिक पता चल जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा। नहीं होगा तो आपको पता चल जाए किस तरह करना है। सबसे बड़ी पहले बड़ी भुजा का वर्ग निकालना है। बड़ी भुजा कौन सी रहेगी, समझे, बस पहले वाले में देखते हैं। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100। अब एक का वर्ग एक ही होगा, 5 का वर्ग 25, 25 और कितना 26 होता है। 100 और 26 इक्वल है क्या, नहीं है, मतलब पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला तो मुझे पता है, ये वाला है, और आप भी चेक करना है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड, परस्पर बाह्यस्पर्शी करने वाले दो वृत्तों से अधिक कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब दो वृत्त समझ के, यहाँ एक वृत्त मैंने खींच दिया और ये वृत्त ए बी स्पर्श है, दोनों एक दूसरे को स्पर्श करें तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। पहली एक स्पर्श रेखा है, ओके, एक ये हो गई, और एक ए बी हो गई, और एक ए भी हो गई। कितनी हमने रेखा खींच दिया,
3, ये स्पर्श करनी चाहिए थोड़ी सी, तो 3 रेखा हो गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? 3 रहेगा। उसके क्वेश्चन नंबर चौथा, जो कि आप लोग को आता ही होगा, -3 और 4 इस बिंदु की आरंभ बिंदु से जुड़ गई है। आरंभ बिंदु का आंसर क्या होता है? 0 0 होता है, या तो डायरेक्टली इसके लिए एक फार्मूला बना हुआ है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। क्या लिखेंगे यहाँ पे? केंद्र, हाँ, आरंभ बिंदु से दूरी बराबर करनी में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला फार्मूला लगाएंगे, x की वैल्यू -3 का स्क्वायर रखना पड़ेगा और y की वैल्यू कितना? 4 का स्क्वायर। ये सब किस में रहेगा? करनी में। करनी में हमारा टोटल आ जाएगा करनी में 25, और करनी में 25 का आंसर कितना होता है? 5 होता है। मतलब 25 का वर्गमूल 5 होता है। मतलब कि -3 और 4 के आरंभ बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1b पे आते हैं। 1b में देखिए 4 इजी क्वेश्चन पूछता है और एक मार्क्स के लिए रहता है। बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रायंगल PSR में PR का मान बताओ। यहाँ पे आप देख लीजिए, ट्रायंगल PSR यह 30 डिग्री है और यह 90 डिग्री है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज होगा? 30 60 90 का थ्योरम यूज होगा। 30 60 90 का थ्योरम क्या कहता है? जो 30 की अपोजिट साइड होती है वह हाइपोटेनस की हाफ होती है। मतलब एस RS इज इक्वल टू 1/2 होगा किसका? पी आर का। ओके, अब यहाँ पे लिख देंगे 30 अंश की सम्मुख भुजा। ये रूल लिख देंगे। RS हमारा कितना दिया है? 6 दिया है। 6 बराबर 1/2 PR। सो PR बराबर कितना हो जाएगा? 2 का यहाँ गुणा उस साइड वाले तो भाग हो जाएगा, सॉरी यहाँ भाग हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 6 गुणे 2, इसलिए PR का मान कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। ओके, इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा है 110 अंश का कोण का समद्विभाजक खींचो। पहले हमें क्या करना है? 110 अंश का कोण बनाना है। तो सबसे पहले आपको लाइन मारना है बिना नापे तोले, और यहाँ पे आपको 110 अंश का कोण बनाना है तो चांदे की हेल्प से बनाना है, डी की हेल्प से। चांदा यहाँ रखना है, गिनना आपको 0 10 20 30 40 50 60 इस साइड आएगा। हाँ, मतलब 100 क्या होता है? 100 के बाद 110 इधर आएगा, मतलब अधिक कोण बनना चाहिए। 110 अंश का इसको क्या करना है? 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? अपना वाला प्रकार रखेंगे, एक चाप यहाँ पे, एक चाप यहाँ पे, यहाँ पे रखे चाप यहाँ और यहाँ पे रखे चाप यहाँ, और इसको हम लोग क्या कर देंगे? इससे ज्वाइन कर देंगे। हमारा कोण का समद्विभाजक भी हो जाएगा। अगला, रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र याद करो। मध्य बिंदु का सूत्र मैंने आपको बता दिया है कि मध्य बिंदु अगर निकालना पड़ता है, कोई भी मध्य बिंदु निकालना होता है तो उसके लिए हमें क्या होता है? x1 + x2 बटे में 2। ये वाला फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं? जैसे x निकालना होता है तो x1 + x2 बटे में 2, और y के लिए क्या होता है? y1 + y2 अपॉन 2। इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं फार्मूला। ये फार्मूला हमें मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए फार्मूला दिया गया है। यह रेखाखंड का, किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु बोला है तो एक अलग होता है, और क्या बोल रहे हैं? मध्य बिंदु का निर्देशांक बोला तो अलग हो सकता है। तो मध्य बिंदु का सूत्र बोला है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का बोलता तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, ये वाला फार्मूला। लेकिन बोल रहा है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है कि सपोज करिए कोई साइड ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं जैसे कि साइड दिया गया है ए बी और इसका मध्य बिंदु P है। तो P = क्या हो जाएगा? AB/2। लेकिन यहाँ पे कुछ न कुछ इसका तो मान, इसका मान दिया ही होगा AB/2। इस तरह हम लोग कर सकते हैं बिंदु P ज्ञात करने के लिए। लेकिन आप यही फार्मूला लिखिए यहाँ पे, क्योंकि वही फार्मूला हो सकता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो इस तरह दिया ही नहीं कुछ भी है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे? ये वाला फार्मूला लिखेंगे, x1 + x2 बटे में 2, y = y1 + y2 बटे में 2। नेक्स्ट अगला, cosec 45 का मान याद करो। cosec 45 का, उसके लिए क्या है? आपको टेबल याद करना पड़ेगा। अगर टेबल नहीं याद है कोई बात नहीं, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है cosec 45 का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, एक सपोज करिए कोई ट्रायंगल है जिसमें यह एंगल दिया है 45, यह एंगल भी 45 दिया है और यह 90 दिया है। तो 45 साइड ओवर होती है तो यह √2 हो जाएगा। अब हम कॉसेक निकालना है, कॉसेक 45। कॉसेक का रेशियो आपको याद होगा, कॉसेक = क्या होता है? कर्ण बटे में समभुज भुजा। कर्ण यहाँ पे कितनी है? करनी में 2, करनी में 2/1, मतलब कितना आ जाएगा? करनी में 2 आएगा। कॉसेक 45 का मान कितना आएगा? करनी में 2 आएगा। इस तरह आप पहले भी यूट्यूब पे वीडियो बनाया है, किस तरह 45 90 के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? जो रेशियो है रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वहां से आप कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, अगर आपको नहीं जमेगा तो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2
अ पे। 2A में देखिए क्या है, 3 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें आपको केवल 2 ही करना रहेगा एग्जाम में। जो आपको ईज़ी लगे वो करिए। यहाँ पे 4 बॉक्स दिया रहता है, 4 बॉक्स के लिए आपको 2 मार्क्स मिलता है। 4 बॉक्स खाली रहेगा, वो चारों बॉक्स भरेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। पहला वाला सवाल आपको पता है कहाँ का है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 का है क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कोई त्रिभुज है जिसमें ए बी और बी सी बराबर है। ए बी और बी सी क्यों बराबर है, क्योंकि इसके प्रत्येक कोण कितने हैं यहाँ पे, सर्वांगसम है ना, मतलब यह कोण यहाँ बराबर है। तो इसके यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे हम दत्त भी लिख सकते हैं, दत्त दिया है। हाँ, अब यहाँ पे यह कोण इसके बराबर हो गया, क्योंकि भुजा बराबर है तो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, और कोण इसलिए हमारा ये कितना हो जाएगा, 45 अंश। अब यह भुजा बराबर तो कोण बराबर, इसलिए कोण बी ए सी, मतलब हमारा कोण बी ए सी, यह कोण कितना हो जाएगा, 45 अंश। अगर यह 45 है तो ये भी कितना होगा, 45। तो यहाँ पे कौन सा प्रमेय लग जाएगा, 45 45 90 का। 45 45 का 90 प्रमेय क्या कहता है कि 45 अंश के सामने भुजा 1/करनी में 2 गुना होती है, किसकी, कोण की। 1/करनी में 2 गुना, तो 1/2 यहाँ पे करनी में रहने देंगे, और करनी में 8 को हम क्या लिखे, 2 करनी में 2 लीजिए, करनी 2 से करनी 2 कैंसर, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, अगला हमारा एक प्रमेय दिया हुआ है, वृत्त के बाएं बिंदु में स्थित बिंदु से इस वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। इस प्रमेय की उत्पत्ति नीचे दी गई रिक्त स्थानों की भरकर पूर्ण कीजिए। मतलब ये भी यहाँ पे हमारा एक्टिविटी में ही दे दिया है, बहुत ईजी हमें बताना है कि देखिए यह जो भुजा है, मतलब भुजा कौन सी, डीपी बराबर है डीक्यू के। डीपी और डीक्यू का बराबर होगा जब दोनों त्रिभुज बराबर होंगे। यह दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं, दोनों त्रिभुज बराबर कैसे होंगे, पहली कंडीशन, पी ए बराबर किसके है, क्यू ए के। यहाँ लिख देंगे पी ए बराबर भुजा क्यू ए, क्यों भाई, एक ही वृत्त की त्रिज्या। उसके बाद ए डी बराबर ए डी के, क्यों, सामान्य भुजा, क्योंकि दोनों त्रिभुज, हाँ दोनों त्रिभुज में क्या है, सामान्य भुजा है। उसके बाद यह कोण 90 अंश है, मतलब ए पी डी बराबर ए क्यू डी, दोनों में 90 अंश है, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है, या तो यहाँ लिखा है स्पर्श रेखा के प्रमेय से। अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज कौन कौन से, पी ए डी सर्वांगसम क्यू ए डी। यहाँ पे देखिए कर्ण अगर बराबर कभी भी आता है ना, तो यहाँ पे कर्ण भुजा प्रमेय होता है। तो कर्ण भुजा प्रमेय या कर्ण भुजा कसौटी भी आप लिख सकते हैं। कर्ण भुजा कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, सर्वांगसम। इसीलिए डीपी सर्वांगसम किसके हो जाएगा, डी क्यू के। यहाँ पे लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, मतलब अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होती हैं, सर्वांगसम होती है। नेक्स्ट सिद्ध करने वाला सवाल आ गया है, ये हमारा एक्सरसाइज 6.1 का है। यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे बाया पक्ष लिखा गया है। लेफ्ट हैंड साइड लिखा हमारा cos स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमें सिद्ध करना। सबसे पहले हम बाया पक्ष लिख लिए। बाया पक्ष में देखिए cos स्क्वायर कैसे रखे, 1 + tan स्क्वायर। जहाँ 1 + tan स्क्वायर है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर कर देंगे। तो इस लाइन की जरूरत नहीं है, वैसे तो ये लाइन नहीं रहना चाहिए था, गलती से प्रिंटिंग हो गया है। cos स्क्वायर इंटू 1 + tan स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया हमने, सेक स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसल, आंसर कितना आ जाएगा, 1। ये किसके इक्वल हो गया, दाया पक्ष के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके हो गया, राइट हैंड साइड के। पूरा का पूरा सवाल हमारा सिद्ध हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2B में। 2B में टोटल देखिए 5 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से केवल आपको 4 क्वेश्चन करना है, एंड एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया हुआ है। पहला सवाल आप लोगों को सबको पता होगा, यह एक्सरसाइज 1.4 का समय बहुत इंपॉर्टेंट समय। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात दिया है 3:5, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। हमने पढ़ा है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनका क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब एरिया ऑफ, सपोज करिए मैंने मान लिया पहले वाले की एरिया बटे दूसरे वाले की एरिया, A1, हाँ A1/A2, एरिया ऑफ फर्स्ट एरिया ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर। फर्स्ट वाली साइड को कुछ भी मान लीजिए, साइड 1 का स्क्वायर, साइड 1 का स्क्वायर बट अपॉन साइड 2 का स्क्वायर। साइड हमारी दी गई है, पहले वाली साइड कितनी है, 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर वाला 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 5 का स्क्वायर 25। मतलब कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, 9/25 होगा। तो इसको भी आप निकाल सकते हैं, 1.4 का पहला क्वेश्चन ही आई थिंक है। दूसरा, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हैं। समकोण त्रिभुज सपोज करिए मैंने यहाँ पे माना बना लिया है कि आपको ये समकोण त्रिभुज है,
जिसमें भुजा की लंबाई दी गई है बनाने वाली, एक 42 है और एक 9 दी गई है। इसको मैंने मान लिया ए बी सी, ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें एक भुजा दी गई 42, एक भुजा दी गई 9। तो हमें कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या हो जाएगा, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। यही फार्मूला आपको लगाना है, दोनों वैल्यू पुट कर देना, ए सी का मान आ जाएगा तो लास्ट में लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज का कर्ण बराबर जो भी आएगा, समथिंग एनीथिंग। आगे देखिए, यहाँ पे दो त्रिभुज है, पहले ऊपर एक त्रिभुज दिख रहा है, नीचे त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का अनुपात निकालना है। अगर दो त्रिभुज दिए हैं, उनका अगर आधार अनुपात, हाँ आधार बराबर होता है सर, तो हम ऊंचाई के अनुपात ही लेते हैं, और ऊंचाई बराबर है तो आधार के अनुपात। यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज है, ए बी सी, एक ऊपर वाला है और एक ए डी बी नीचे वाला है। दोनों में क्या है, आधार समान है। आधार सामान्य है तो समान है, अगर आधार समान है किसके अनुपाती होता है, ऊंचाई के। ऊंचाई क्या होगा हमारा, पहले वाले का बी सी और दूसरे वाला क्या होगा, ए डी। BC का मान कितना दिया है, 4, 4/8 काट देंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर चौथा, 2.7 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है। पहले जैसा जैसा बोले वैसे कर दीजिए। चलिए वृत्त खींच देते हैं, कितने का, 2.7 का। उसके केंद्र का नाम नहीं दिया तो केंद्र का नाम क्या लेते हैं, P लेते हैं। ओके, अब उसके ऊपर क्या है, कोई भी बिंदु लेना है, इस पर स्थित कोई बिंदु P से, हाँ कोई बिंदु लेना है। तो मैंने सपोज किया यहाँ पे M ले लिया, M से स्पर्श रेखा खींचना है, मतलब क्या करने का, PM को हमें आगे बढ़ा देना है, P पे रख के, यहाँ पे M पे रख के, एक यहाँ पे चाप, एक यहाँ पे चाप। अब एक ऊपर नीचे इस तरह चाप मार देंगे और इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। अच्छे ज्वाइन करिएगा, आप लोग कर सकते हैं, आपको पता ही है कौन सा है। यह सम आपके एक्सरसाइज 4.2 का पहला ही सम इस तरह है, पहला दूसरा हो सकता है बट देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सम है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, दो बिंदु दिए गए, इन दोनों बिंदु के मध्य बिंदु का निशान ज्ञात करो। मध्य बिंदु का निशान देखिए, ऊपर जो मैंने फार्मूला बताया था वही मध्य बिंदु का है, यहाँ भी मध्य बिंदु का, वहाँ पे खाली लिखा था कि मध्य बिंदु का, बट वही मध्य बिंदु का निर्देशांक का ही फार्मूला होगा, थोड़ा सा वहाँ पे पूरा उन्होंने लिखा नहीं था। अब यहाँ मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए फार्मूला सेम वही आप लोग को लगाना है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये दोनों फार्मूले से x एंड y की वैल्यू निकल जाए, बता हमारा जो निर्देशांक आप P का ज्ञात करने के x और y दोनों फाइंड हो जाएगा मध्य बिंदु के सूत्र से। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3A में दो क्वेश्चन दिए रहेंगे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। इसमें टोटल 6 बॉक्स बनाने होते हैं, 6 बॉक्स आप कंप्लीट करते हैं तो आपको टोटल 3 मार्क्स मिल जाए, एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स, और एक ही करना रहता है, 2 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। पहला हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, मैं फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ईजी सम है, एक्टिविटी सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, आ जाएगा आपको सम। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स वाई समांतर AC के है, 2AX इज इक्वल टू 3BX और XY इज इक्वल टू 9 हो तो AC का मान ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ पे 2AX इज इक्वल टू 3BX है, तो अभी AX इज इक्वल, AX ये क्या है, BX को एक साइड में ले लिए, तो AX अपॉन BX, तो 3 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 वहाँ चला गया, 3 वहीं पे है। AX अपॉन BX का मान कितना, 3/2 आ गया। अब योगानुपात की पद्धति हमने सीखा है कि नीचे वाला ऊपर वाले में जाके जुड़ जाता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3+2 अपॉन 2, 3+2 कितना हो जाएगा, 5, 5/2। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये भी हम लिख सकते हैं, या तो दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, मतलब उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पे मान लिया बी ए यहाँ पे दिया हुआ, देखिए BA/BX इज इक्वल टू AC बटे XY। अब BA का मान कितना हमने निकाला था, 5/2। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका गुणा यहाँ पे, इसका यहाँ पे गुणा कर दीजिए, और 2 से क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। 5 9 45, 45 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 22.5 इसका आंसर आ जाएगा AC का। या तो आप बटे में भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा, बट ये पॉइंट में लिख लें तो अच्छा रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बुक का ही सम है, ये भी कई बार एग्जाम में आया है, और देख लीजिए यहाँ पे मैंने कई बार इसको बता भी दिया है कि यहाँ पे देखिए यह लाइन कौन सी दिख रही है आपको, सबसे पहले EF समांतर किसके है, GF के, GH के, EF समांतर है, EF समांतर है, EF समांतर किसके है, GH के दिया हुआ है। तो और यह रेखा उसकी क्या है, तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, यह वाला कोण जेड बन रहा है ना, जेड बनता है उसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, मतलब यह कोण बराबर हो जाएगा, मतलब यह वाला कोण इस कोण के बराबर है। अब यह कोण किसका आधा होगा, GF
ईजी का, और इसी तरह यह जो कोण बन रहा है एफ जी एच, वो किसका आधा होगा, एफ एच का। अब जब कोण बराबर है तो ये दोनों चाप भी बराबर हो जाएंगे, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। मेजर चाप ईजी इज इक्वल टू मेजर चाप एफ एच। अगर चाप बराबर होते हैं तो उनसे संगत जो जीवाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, बराबर। इसलिए जीवा ईजी बराबर किसके हो गया, जीवा एफ एच के। ओके, ये कई बार मैंने सम एक्सप्लेन किया और कई पेपरों में ये सम देखा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। आपके बुक का ये जितनी भी बुक में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिए सब कर लीजिए, उसमें कोई ऑप्शन नहीं मैंने बोला है, इसमें एक भी ऑप्शन नहीं छोड़ना है, कोई भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3B पे आते हैं। 3B में पहला क्वेश्चन दिया है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फटाफट बताते जा रहा हूँ। सीधी कीजिए कोई भी आयत चक्री चतुर्भुज आता है, आपके एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। कोई भी आयत चक्री चतुर्भुज कब होगा, जब उसके सम्मुख कोण जोड़ के कितने होते हैं, 180, और आयत के सम्मुख कोण कितने होते हैं, 90 अंश होते हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं ना, तो सम्मुख कितने हो जाएंगे जोड़ जोड़ के, 90 180 ही होंगे, मतलब यह चक्री चतुर्भुज हो सकता है। बुक का समय आसानी से कर सकते हैं। ए बी सी 3 बिंदु दिया है, बता रहना है कि यह एक रेखीय है कि नहीं। तो हमें क्या करने का, पहले हमें ए बी की वैल्यू निकालना है, एक बार बी सी की वैल्यू निकालना है, एक बार ए सी की वैल्यू। कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगा। डिस्टेंस फार्मूला से तीनों निकाल लेंगे ना हम, क्या उसमें क्या करेंगे, दो को जोड़ के अगर बड़े वाले के बराबर आएगा, किसी भी दो को जोड़ के अगर बड़े वाले के बराबर आया तो तीन बिंदु ए बी सी एक रेखी हैं, और दो छोटे को, हाँ, दो छोटे को जोड़ के अगर बड़े वाले के बराबर नहीं आया तो एक रेखी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन है। आगे, ओ केंद्र तथा 3.5 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाइए। वृत्त के केंद्र से 5.7 सेमी की दूरी पर बिंदु पी लीजिए। बिंदु पी से स्पर्श रेखा खींचना है। यह आपके बुक का ही है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों सेम क्वेश्चन है, उसी तरह है, सो कर सकते हैं, आप ट्राई करिएगा। नेक्स्ट, ट्रायंगल पी क्यू आर में बिंदु एस भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है, पी क्यू दिया हुआ है, पी आर दिया है, पी एस दिया है 13, तो क्यू आर की लंबाई ज्ञात करो। यह एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है, और 2.2 का क्वेश्चन इस साल के लिए रिड्यूस कर दिया, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हमें अपोलोनियस का प्रमेय लगाना रहेगा, अपोलोनियस का प्रमेय लगाना होता है, बट ये इस साल के लिए हम अपोलोनियस प्रमेय निकाल जाएगा, बट जस्ट हमें केवल पाइथागोरस ही पढ़ना है, तो ये वाला क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दो ही क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 एक है आपके टेक्सचुअल बुक का क्वेश्चन है, लेकिन पहला क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज 6.2 का है, जो 6.2 भी इस साल के रिड्यूस कर दिया, इसको भी हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यह नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चन मुझे लग रहा है, बुक के बाहर का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी, जो जो मैं बता रहा हूँ इस तरह रचना कर दीजिएगा। एक ये रचना हो गई, एक ये रचना हो गई, और एक ये रचना। आपने क्या क्या खींचा बताइए फटाफट। एक हमने क्या खींचा, बीपी खींचा, और एपी खींचा, और सीपी, ये हमने क्या किया, रचना किया है। ओके, इसलिए रचना किया। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, पहले इस देखना है, हाँ, इस जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया निकालेंगे। क्या नाम है इसका, ए पी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी। क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस। बेस हमारा क्या है, ए बी, और हाइट क्या है, एनपी। एनपी को हम बाद में क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे, त्रिज्या मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे हम एनपी बराबर एलपी बराबर एमपी बराबर, ये सब किसके इक्वल होंगे, आर के, वृत्त की त्रिज्या, इसलिए हमने आर लिख दिया। पॉइंट नंबर हमारा एक हो गया। इसी तरह ये वाला लेंगे ट्रायंगल, दिख रहा है ये नीचे वाला, इसका नाम क्या है, बीपीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस क्या है हमारा, बी सी, और हाइट क्या है, आर। यह पॉइंट नंबर 2 हो गया। इसी तरह एक और ट्रायंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस साइड का, ए पी सी। ए पी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस क्या हमारा यहाँ पे, ए सी, और हाइट क्या है यहाँ पे, आर। अब तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करते हैं तो क्या बनता है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है। इसमें एक साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बनेगा, और वहां से क्या करेंगे, उस साइड से क्या करेंगे हम, हाफ इंटू आर। हाफ इंटू आर कॉमन लेंगे, बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। हो गया, आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा, क्योंकि तीनों ट्रायंगल को जोड़ेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा। ये हाफ इंटू आर मीन्स क्या हो जाएंगे, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी क्या होती है, त्रिभुज ए बी सी की परिमिति होती है। ओके, इसको ट्राई करिएगा, बहुत इजी सब है, इतना टफ नहीं है, खाली देखने में ऐसा लग रहा है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, दो ट्रायंगल कभी भी समरूप होते हैं ना तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब यहाँ पे मैंने मान लिया त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के हैं, तो मान लेंगे ए बी बटे किसके होगा, पी क्यू के, बी सी बटे क्या होगा, क्यू आर, और ए सी बटे क्या होगा, पी आर। ओके, अब सबका मान दिया है ऊपर वाले का, सबका मान लिख देंगे, ए बी का मान रख देंगे, बी सी का मान रख देंगे, ए सी का मान रख देंगे, तीनों का मान रख के लिख देंगे बटे में पी क्यू आर। उसका हम लोग सबको के मानेंगे। लास्ट में पढ़े बच्चे हमने के पद्धति। के पद्धति क्या होती है, ऊपर वाले को ऊपर जोड़ दो, नीचे वाले को नीचे जोड़ दो, उसको बोलते हैं तुल्यानुपात का गुणधर्म। तुल्यानुपात का गुणधर्म ऊपर का ऊपर जुड़ जाएगा 5 + 6 + 7 बटे में पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ऊपर वाला तो जुड़ जाएगा, 5 6 5 11 हो गया, 11 के 7 कितने 18, 18 बटे में पी क्यू प्लस क्यू आर सब जुड़ के कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। आगे भाग देंगे 1 बटे कितना आ जाएगा 20, और 1 बटे 20 किसका मान रहेगा, हमारा के का मान। अब के का मान क्या होगा, सभी अनुपात के बराबर ले लेंगे और इसको सॉल्व कर सकेंगे। इस तरह का सम एक और आपके पेपर में पूछा गया था, उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर कुछ डाउट रहेगा, कोई सम अगर आपको नहीं आता रहे तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5वां का। यह क्वेश्चन आपके बुक का नहीं रहेगा, नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चन होगा, आपको भी इसको करना रहेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हल्का सा। उसका जो दूसरा क्वेश्चन दिया, किसी त्रिकोण, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए गए ए बी सी है, तो त्रिकोण के परिकेंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करो। या आपके प्रॉब्लम सेट, या आपका जो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 है उसका क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है, आपके बुक में दिया है। और प्रकीर्ण मैंने प्रश्न संग्रह इंग्लिश मीडियम की वीडियो में सॉल्व किया है, आप जाके वहाँ हिंट लेके कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है बट वहाँ पे क्या है, निर्देशांक अलग है, यहाँ पे निर्देशांक अलग है, इसको आप समझ के कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सम बचा है क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला, जो कि हमारा क्या है, ये देखिए tan स्क्वायर प्लस tan है, मतलब समझिए क्या हमारा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण कैसे सॉल्व करते हो बता रहा हूँ मैं, पूरा सॉल्व करके आपको दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 3 tan स्क्वायर थीटा -4 √3 tan थीटा +3 इज इक्वल टू 0। पहले हम आगे का पीछे गुणा, 3 3 कितना हो जाएगा 9। 9 का ऐसा गुणनखंड करना है, कितना आना चाहिए, 4 करनी में 3, तो हमें 3 3 के 9 कर सकते हैं। अब 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करनी में 3 लिखते हैं, गुणे करनी में 3, तो एक करनी 3 यही रहने देते हैं, एक करनी 3 बाजू वाले दे देते हैं। और यहाँ पे क्या है, प्लस, दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस। आगे देखिए माइनस, तो दोनों को हम क्या ले लेंगे, माइनस। -√3 -3√3, करनी में 3 एक बार, करनी में 3 3 बार, करनी में 3 कितनी बार हो जाएगा, 4 बार हो गया। आ गया सब कुछ। चलिए अब लिखना शुरू करते हैं। 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए इसको इसके आगे लिखे, इसको हम लोग इसको आगे पहले लिख देते हैं, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, इसको आगे लिख लेते हैं। -3 करनी में 3 tan थीटा -3 tan थीटा प्लस लास्ट वाला जो 3 बचा उसको लिख देंगे। यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, वही है, सेम है, कंफ्यूज में है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, tan यहाँ भी, tan यहाँ भी। 3 tan हम लोग कॉमन है, 3 tan थीटा कॉमन लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे, tan थीटा -√3। अब इस 3 के अंदर भी क्या होता है, किसी भी संख्या के अंदर जब 3 है तो 3 के अंदर करनी 3 गुणे करनी 3, एक करनी 3 हम क्या कहते हैं, कॉमन लेते हैं, एक करनी 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा tan थीटा माइनस करनी में 3 बराबर 0। अब देखिए सेम सेम फिर बच गया, tan थीटा माइनस करनी में 3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 tan थीटा माइनस करनी में 3 इज इक्वल टू 0। अभी दिस इक्वल टू 0 दैट इक्वल टू 0, तो आपको अगर करने आता है tan थीटा इज इक्वल टू करनी में 3, या यहाँ पे क्या हो जाएगा, या tan थीटा इज इक्वल टू करनी में 3 बटे में 3, और 3 को हम क्या करनी 3 करनी 3 लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू करनी में 3, और नीचे क्या करनी में 3 करनी में 2 बार है, तो एक बार कट जाएगा, क्या बचेगा, करनी में 3 बचेगा। और यहाँ पे पहले से क्या हमारा है, tan थीटा इज इक्वल टू करनी में 3। लेकिन जैसे हमको पता है कि tan 60 का मान भी, परंतु यहाँ लिख देंगे, परंतु tan 60 भी कितना होता है भाई, करनी में 3 होता है, इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। या यहाँ पे हमें पता है कि tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे करनी में 3 होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे थीटा का मान कितना हो सकता है, 30 अंश का, मतलब कि जो थीटा का मान होगा या तो 30 अंश होगा या तो 60 अंश होगा। ओके, इजी सम था ये भी, लेकिन गुणनखंड विधि आपको आना चाहिए, गुणनखंड विधि से अच्छे से आपको करने आना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, बिकॉज ये भी थोड़ा आपको एक्सरसाइज 6.2 की तरह
मिलता-जुलता है, तो 6.2 निकल गया, बट आप लोग कर लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन मैंने 5वें का आपको एक्सप्लेन कर दिया है, यह प्रॉब्लम सेट, यह प्रकीर्णन प्रश्नसंग्रह 5 का क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है। बुक की तरह बहुत ईज़ी भी है, वहाँ आप जब इंग्लिश मीडियम की वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा। यहाँ पे निशांक, वहाँ पे निशांक कुछ अलग-अलग दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे हिंदी मीडियम का एक जो क्वेश्चन पेपर था, जो बीएमसी के स्कूल, हाँ, बीएमसी द्वारा उनके स्कूल के बच्चों को मिला था, और यह पेपर मैंने ऑलरेडी अपने जो क्वेश्चन बैंक का ऐप है उसमें मैंने अपलोड कर दिया है। वहाँ से जाके क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, सॉल्यूशन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।